Assalamualaikum. This is Kadir and welcome to the Current Affairs and Pakistan Affairs orientation class. This orientation is most important because it will help you throughout your CSS preparation. आप में से काफी स्टूडेंट्स बिगनर भी होंगे, किसी ने अभी रिसेंटली अटेम्प्ट दिया होगा CSS 2026 का. So before starting the topic, let's discuss the mistakes you make in CSS preparation. क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी 3 इयर्स में 4 इयर्स में, तो यही होती है कि जो शुरू के 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ एस्पिरेंट्स मोस्टली क्लूलेस होते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, हमने कौन सी डायरेक्शन में हमने जाना है. फिर जब समझ आती है तो इट्स टू लेट. पीछे 3 और 4 मंथ्स वो रिमेनिंग होते हैं आपके पेपर्स में. फिर आप जैसे तैसे करके भी पेपर्स में अपीयर हो जाते हैं. तो वो मिस्टेक्स जो CSS 2025 वालों ने, 2026 वालों ने कि वो आप लोगों ने नहीं करनी है. सो वेलकम टू दी 5 in 1 सेशन. यहाँ पे मैं आपको रोड मैप भी दूंगा कि आपने प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेके चलनी है आपने थ्रू आउट द ईयर फेब तक. ठीक है. सो वेलकम टू दी 5 in 1 सेशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एसए, पॉलिटिकल साइंस 2 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 2. अब देखें, मैं पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एसए, पोल साइंस या आईआर, ये आपके टॉपिक्स, इनकी जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली आपके डील करते हैं सीएपीएस से. अब जिसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल सीएसएस 2026 का एसए का पेपर देखिए. एसए का पेपर देखिए, फर्स्ट एसए हमने क्लास में ही किया था, सीएपीए की क्लास में किया था. मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो सीएपीए पर्टिकुलर जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इनके टॉपिक्स डायरेक्टली डील करते हैं आपके एसए राइटिंग से भी, चाहे वो पीपीएससी हो, पीएमएस हो, चाहे सीएसएस हो, या अभी रिसेंटली एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेकंड फेज में भी यही है, एसए का पेपर भी है, सीएपीए भी है. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आया था यूथ बल्ब, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसे नंबर 1 देखें आप. या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर. थर्ड, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. इस पे तो मैंने एवेल्यूशन भी करवाई थी, यहाँ पे टेस्ट टेस्ट भी दिया था मैंने. रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, या नेशन सेव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज. ये सारे टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से डील करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में ये कवर भी किए थे विद एवेल्यूएशंस. और यही टॉपिक्स आपके CSS 2026 के ऐसे पेपर में भी आए. इवन इस्लामियात में भी टू नेशंस थ्योरी पूछी गई है आपसे. सो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स से एट लीस्ट 5 to 6 टॉपिक्स आपके ऐसे पेपर में आते हैं. ये हमेशा याद रखना. अगर आपका CAP अच्छा है तो आपके लिए इससे कोई मसला नहीं है. अब बात करते हैं वाई पासिंग रेशियो इज 2.5%. ऐसा ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं मोस्टली एस्पिरेंट्स, जो ये रेशियो 2.5% तक आ गया है. बिफोर 2012 ये रेशियो ऑलमोस्ट 10 या 9% था. फिर क्या हुआ है कि ये रेशियो 2.5% तक आ गया. रिटर्न पार्ट की बात कर रहा हूं मैं. एस्पिरेंट्स जब सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट करते ना, यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक ये होती है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स विदाउट इवन नोइंग द पास्ट इवेंट्स. पास्ट इवेंट्स का पता ही नहीं होता. स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं विदाउट इवन नोइंग द पास्ट इवेंट दैट शेप द करंट डायनामिक्स. एज अ रिजल्ट न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आती. इवन फ्यू एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़नी है. अब फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं पाक यूएसए रिलेशंस या पाक तालिबान रिलेशंस पे, वो आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आप लोगों को पाक यूएस रिलेशंस या पाक अफगान रिलेशंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, आफ्टर 9/11
एंड पोस्ट यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ये पता नहीं होंगे, आपको करंट डायनामिक्स समझ ही नहीं आएंगे। या चलें आईएमएफ पे बात करते हैं या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात करते हैं, तो पाकिस्तान आईएमएफ के पास अभी से नहीं जा रहा है, ये कोई 1950 से ही जा रहा है। तो आपको पास्ट इवेंट्स का पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट डायनामिक्स, या करंट जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं या करंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से उसको समझने के लिए। सेकेंड मिस्टेक होती है आपकी करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स लास्ट नवंबर दिसंबर में हम कवर करेंगे, ये सेकेंड बिगेस्ट ब्लंडर होता है। सेकेंड रॉन्ग अप्रोच है कि सीएपीए दिसंबर में स्टार्ट करना। जैसे कि आप सब ने देखा सीएसएस 2026 के पेपर्स देखे आप, चाहे वो कंपल्सरी हो या ऑप्शनल हो, करंट अफेयर से भरे पड़े हुए हैं। इस्लामियात तक भी, इस्लामियात में भी टू नेशन थ्योरी पूछी गई है, या आप IR2 देखें या पोल साइंस 2 का पेपर देखें, सारा करंट अफेयर से ही है। अगर आप सीएपीए लास्ट में करेंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट कहाँ से कवर होंगे। सो सीएपीए जनवरी से स्टार्ट नहीं करता। जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, जो हमारे टीचर्स होते थे जब बिगिनर थे हम, दो चीजें कही कि बेटा इंग्लिश नंबर 1, इंग्लिश नंबर 2 सीए और पीए, ये आपकी सीएसएस की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी सीएसएस की स्टार्टिंग पॉइंट है, इंग्लिश एंड सीएपीए, ये सीएसएस की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। आप लोग क्या करते हो, 12 के 12 सब्जेक्ट्स एक साथ अकेडमी में जाके वहां पे स्टार्ट करने बैठ जाते हो। एज अ रिजल्ट कुछ समझ ही नहीं आता, जैसे गए वैसे ही वापस आ जाते हैं। थर्ड मेन पॉइंट जहां पे आपकी पूरी सीएसएस पीएमएस ये डिपेंड करती है, एवेल्युएशंस, दैट इज की टू सक्सेस इन सीएसएस। इसके बिना कोई भी सीएसएस पीएमएस नहीं होती। शायद ये बात मैं लास्ट ईयर भी पूरा साल इस बच्चों को कहता रहा कि बेटा लिखो, जब तक लिखोगे नहीं आपसे पेपर्स नहीं होंगे। सीएसएस रिटन पार्ट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स। जितने भी जो बिगनर्स हैं या अभी जो रिपीट कर रहे हैं, काइंडली ध्यान से सुने, यहाँ पे ही मिस्टेक्स होती है। आपका जो सीएसएस रिटन पार्ट है ना, ये 2.5% रेशो किसकी वजह से है, इसी थर्ड पार्ट की वजह से। आपके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। राइटिंग स्किल्स के बिना कभी सीएसएस पीएमएस पास नहीं होगी। लिखना है ना आपने पेपर, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, या मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा आपको। आपने पेपर लिखना है ना, 3 आवर्स में 4 क्वेश्चंस करने, 3 आवर्स में आपने एक ऐसे लिखना है। ओके, बिना राइटिंग टेक्निक्स, विदाउट असाइनमेंट एवेल्युएशन, सीएसएस पीएमएस तो छोड़े, आपसे एफपीएससी के या पीपीएससी के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में पास नहीं होंगे। एक मजे की बात बताता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुने। सीएसएस 2012 यहां तक रेशो था आपका 9 to 10% रिटन पासिंग रेशो। देन ऐसा क्या हुआ, ये रेशो 2% पे आ गया है। 2012 के बाद होती है राइज ऑफ अकेडमीज। अब स्टूडेंट्स अकेडमीज जाते हैं, वहां 12 सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने बैठ जाते हैं। कोई फीस होती है 1 लाख, 1.5 लाख फीस वो पे करते हैं। और वो लोग आप लोगों की एवेल्यूशन भी नहीं करते। एवेल्यूशन के सेपरेट चार्जेस होते हैं। चले आपने पैसे पकड़ लिए, मैं हमेशा कहता हूँ चले आपने मेहनत कर रहे हैं, पैसे आपने ले लिए, लेकिन वो काम आप ठीक से तो करें, एवेल्यूशन ठीक से तो करें। ये क्या टिक मार्क लगा के। अब काफी सारे बच्चे थे जो अभी पेपर्स सीएसएस 2026 के लिए वो लास्ट में आए थे, दिसंबर में, जनवरी में, कि सर ये देखिए हम अकेडमी से पढ़ के आए, ये असाइनमेंट है हमारी। अब मैं उनको किस तरह से समझाऊं कि यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, आपकी कोहेरेंस नहीं है, आइडियाज में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं सर अब क्या करें, फैमिली ने पैसे दिए, इतने उम्मीदें हैं, बस अटेम्प्ट तो देना ही है हमने। तो ये यहाँ पे मिस्टेक्स होती है। देखिए आप लोगों ने कोई सीएसएस में पीएचडी नहीं करनी है, याद रखें 40% नॉलेज, 60%
राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ये आपकी CSSP में से 40% नॉलेज, 60% राइटिंग स्किल्स। इसका मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में आप मैनुअल पढ़ के जाएं, ड्राइविंग मैनुअल को रट्टा लगा के जाएं। टेल मी, आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकेंगे? आपसे ड्राइविंग होगी? ऑब्वियस ही बात है, नहीं, जब तक आपने ड्राइविंग प्रैक्टिस ही ना की हो। 97% फेल होते हैं रिटन पार्ट में, एंड सबकी कॉमन मिस्टेक होती है, दे डू नॉट राइट। बेशक आप लोगों के पास दुनिया भर की नॉलेज हो, या आप लोग विकीपीडिया बन जाओ, बट वो नॉलेज अगर आप पेपर में प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, क्या फायदा? क्योंकि एग्जामिनर के पास आप खुद नहीं जाते, आपकी कॉपी जाती है। ये कोई वर्बल एग्जाम नहीं है, ये कोई वर्बल एग्जाम नहीं है। आपको आइडियाज पेपर में प्रेजेंट करने हैं, वो भी 3 आवर्स में, 3 आवर्स में। अगर लिखा ही ना हो कभी, तो आप किस तरह से एक्यूरेट लिख पाएंगे? आप लोग आते हो दिसंबर जनवरी में एवेल्यूशन के लिए कि अब देखें सर, जो मेन पार्ट है रिटन उसको आप टाइम देते हो 1 मंथ, एज अ रिजल्ट फेल, एज अ रिजल्ट फेल। अब लास्ट मंथ में आते हैं स्टूडेंट्स, काफी सारे अभी भी आए थे, सर एवेल्यूशन करवानी है। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो आपकी राइटिंग में, मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिफाई हो राइटिंग में, वो 15 दिनों में किस तरह से ठीक करूं, जबकि वो काम है पूरा साल का, 15 दिनों में किस तरह से ठीक करेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलती है। विदाउट राइटिंग आप सब्जेक्ट पढ़ तो लें, उस पर PhD कर लें, लेकिन जब आपको वो लिखना ही नहीं आए तो फायदा फायदा क्या उसका? समझ आया यहां तक? समझ आया सबको? कौन सी मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, समझ आया आपको? 2.5% रेशो। आप में से काफी भी सारे स्टूडेंट्स अभी पेपर्स दे के आए होंगे CSS 2026 के। क्या अवेल्युएशन या राइटिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती? बात करते हैं इस सेशन पे इंपॉर्टेंट नोट। इस सेशन में हम पाकिस्तान मूवमेंट भी कवर करेंगे, करंट इश्यूज भी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी पाकिस्तान के, फॉरेन पॉलिसी, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, आल्सो ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे IR2 में भी, पॉलिटिकल साइंस 2 में भी, SA में भी। और वीकली एवेल्यूएशंस होंगी, वीकली एवेल्यूएशंस होंगी आपकी। पेपर टेक्निक्स पे भी बात होगी, एक क्लास प्रॉपर में रखता हूं पेपर टेक्निक्स पे कि आपने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई बर्बादी के टिक मार्क्स नहीं होंगे। आप शुरू में आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स का मैं तावीज दे दूंगा आपको कि बेटा आप यहाँ पे लेक कर रहे हो, ये चीज ठीक करो। फर्स्ट असाइनमेंट में, सेकंड असाइनमेंट में, थर्ड असाइनमेंट में, तो 6 असाइनमेंट होती है आपकी। ओके, आल्सो आप लोगों का अभी PMS भी है, और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पेपर्स भी है। फेज 2 में आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स है, और ऐसे भी है। तो ये सेशन आपको वहां पे भी हेल्प करेगा, MOD में भी और PMS जिसका है। इंपॉर्टेंट नोट पे बात करते हैं, कंटेंट में खुद ही देता हूँ, कोई भी बुक लेने की नीड नहीं होती। वैसे भी करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं होती, मैगजीन्स होते हैं, वो अवॉइड ही क्या करें, क्योंकि उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होती है, साबुन की एडवर्टाइज, शैम्पू की एडवर्टाइज, जो आजकल मार्केट में करंट अफेयर्स के मैगजीन्स होते हैं, या किसी पास से स्टूडेंट के वो इंटरव्यू वहां पे लिखे होते हैं, ठीक है, DMC छापी होती है। वो मैगजीन्स आप लोगों के काम की नहीं होती। करंट अफेयर्स पे एक पेज होता है, एक ही डायमेंशन बस। तो कंटेंट में ही देता हूँ, कोई स्लाइड्स नहीं देता, फुल जैसे नोट्स होते हैं बुक फॉर्म में, वैसे ही आपको मिलते हैं। ये आपका 6 वीक का सेशन होगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। लेकिन यहाँ पे बात समझे, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि 2 मंथ्स तो हमने CAP कवर कर लिया, उसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो हम कहाँ से कवर करेंगे?
तो उनके लिए मेरा ये आंसर है कि ये आपका वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। 2 मंथ्स बाद आपका ये सेशन खत्म हो गया, मतलब आपकी एवेल्यूशन खत्म हो गई। जैसे न्यू सेशन अनाउंस होगा उसमें कोई भी न्यू टॉपिक होगा, मैं पास बैचेस को बुला लेता हूँ। नवंबर तक आप लोग मेरे साथ ही होंगे, विदाउट पेइंग। नवंबर तक आप लोग मेरे साथ ही होंगे। जितने सेशंस आएंगे मैं उनमें आप लोगों को बुला लूंगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ये सेशन खत्म होता है अप्रैल में, फॉर एग्जाम्पल। अब अप्रैल के बाद जितने इवेंट्स होंगे, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, अब वो कहाँ से कवर करेंगे? वो इन्हीं में से ही कवर करेंगे। जो नया सेशन होगा उस पे कोई भी न्यू टॉपिक होगा, मैं प्रीवियस बैचेस को बुला लेता हूँ वापस कि आप आ जाए, ये टॉपिक कवर करें, और नोट्स भी दे देता हूँ। तो दिस इज वन टाइम सब्सक्रिप्शन। आप नवंबर तक साथ हो मेरे, कोई भी आपको न्यू सेशन ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, नवंबर तक साथ हो आप। गॉट इट? क्लासेस आपकी, क्योंकि रमजान है, रमजान में आई डोंट वांट टू बर्डनाइज यू, मंडे टू वेडनेसडे ही क्लासेस होंगी आपकी। ये 7 मार्च के बाद मंडे टू थर्सडे क्लास करेंगे, हम इसको मंडे टू थर्सडे क्लास करेंगे। स्पेशल फोकस होगा करंट अफेयर्स पे और पाकिस्तान अफेयर्स पे, और आपके वीकली एवेल्यूशंस होंगी। अब वीकली एवेल्यूशंस किस तरह से होगी? मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास है, संडे को मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा कि बेटा ये टेस्ट पेपर है, जितने टॉपिक्स हमने कवर किए वीक में उन्हीं में से ये टेस्ट पेपर होगा, उन्हीं में से ही क्वेश्चन होंगे जिनको आप लिखेंगे। और विद इन 3 आवर्स आपने वो टेस्ट करनी, ताकि यहां से ही आपकी ट्रेनिंग हो कि 3 घंटे में पेपर किस तरह से हमने कंप्लीट करना है। ये पीएमएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएसएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी से ट्रेनिंग हो आपकी 3 आवर्स पे पेपर कंप्लीट करने की। अभी जो बच्चे गए थे ना पेपर्स देने, कोई कह रहा था कि सर एक क्वेश्चन हमसे रह गया, सर हाफ क्वेश्चन जो है ना वो रह गया हमसे। अब ये वाली चीज ना हो। और किस किस तरह से आप इससे इससे बच सकते हैं? अभी से आप जो 3 आवर्स में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको असाइनमेंट के 3 आवर्स मिलेंगे, उसी में से आपने असाइनमेंट करनी है, सबमिट करनी है। अब ये करके नेक्स्ट दिन मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ओके? और यही चीज आपको सीएसएस पीएमएस या एमओडी जो अभी है उसमें हेल्प करेगी। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल क्लास मिस करता है फॉर एनी रीजन, तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होती है। अब रिकॉर्डिंग सी का मतलब ये नहीं होता कि लाइव लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर लाइव ही होगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है? किसी को क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेशन तो पूछ ले मेरे से बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले रिगार्डिंग दिस सेशन। रिगार्डिंग सेशन क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? लास्ट में बता देता हूँ, नोट्स मैं दूंगा आपको, और ये नवंबर तक आप लोग साथ हो। कोई न्यू सेशन ज्वाइन करने की नीड नहीं है, दिस इज वन टाइम सब्सक्रिप्शन। नवंबर तक आप लोग मेरे साथ ही हो। टाइम बाउंड एवोल्यूशंस होंगी, और टाइम बाउंड एवोल्यूशंस होंगी आपकी। देखें, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स कहीं पे भी जाएं आप, ये कंबाइन नहीं पढ़ाए जाते। करंट अफेयर्स अलग से सेशन होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का अलग से सेशन होता है। ऑलमोस्ट दे चार्ज यू 30K विदाउट एवोल्यूशंस, विदाउट नोट्स, विदाउट एवोल्यूशंस एंड विदाउट नोट्स। एवोल्यूशंस नहीं करते वो। राइटिंग प्रैक्टिस का ये है कि राइटिंग टेक्निक्स पे मैं क्लास रखूंगा कि करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जी क्रा प्री पार्टीशन इंक्लूडेड। ओके? और आपकी जब एवेल्यूएशंस होंगी, आपकी सारी मिस्टेक्स जितनी भी हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, फॉर एग्जाम्पल ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं तो मैं आपको बुक बता दूंगा कि आप ये चीज ठीक करें अपनी। ठीक है? अभी से ही राइटिंग पे काम करेंगे। नॉलेज की फिक्र ना करें आप। ठीक है? नॉलेज की फिक्र ना करें, वो काम मेरा है आपको प्रोवाइड करना। आपका काम है अपनी राइटिंग्स ठीक करें। ओके?
जी जी हुमा फारूक, ऑब्वियस सी बात है। ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स आप लोगों के कवर होंगे इस सेशन में। नवंबर तक तो आप लोग साथ ही हैं मेरे। 2 मंथ्स में आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब आपकी एवेल्यूशन खत्म हो जाएंगी। नया सेशन आएगा, कोई भी न्यू टॉपिक है तो मैं इस बैच को वापस से बुला लूंगा उसी क्लास में कि ये क्लास आप लें, क्योंकि आपका ये न्यू टॉपिक है फॉर यू। उसके नोट्स भी दे दूंगा। नवंबर तक आप लोग साथ हो मेरे, वन टाइम सब्सक्रिप्शन। आई होप आई एम क्लियर। आपको कोई अलग से सेशन ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। तो आप मुझे बताएं नवंबर तक कितने टॉपिक्स हो जाएंगे। कोई 100 टॉपिक्स बन जाएंगे आप लोगों के? 100 टॉपिक्स बन जाएंगे? कोई 100 टॉपिक्स बन जाएंगे? तो नॉलेज की फिक्र ना करें। अगेन मैं कह रहा हूं, आप इस पे काम करें, इस पे काम करें। नॉट 1 ईयर, नवंबर तक अक्सर, नवंबर तक। ठीक है, इस पे काम करें आप। मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, लेकिन ये ब्रदरली मेरी एडवाइस है, काइंडली इस पे काम करें बेटा, क्योंकि घर वालों की बहुत उम्मीदें होती हैं आपसे, बहुत उम्मीदें होती हैं। इस पे काम कर ले। मैं टीचर हूं आप लोगों का, लेकिन ये मैं आपको ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ कि इस पे काम करो। इसके बिना कोई भी सीएसएस पीएस नहीं है। बेशक आप में से कोई सेशन ज्वाइन ना करें, आप जो है दिसंबर में आके मुझे बता देना, क्योंकि काफी सारे बच्चे फिर आते हैं रोके, सर आप क्या करें, आप ठीक कह रहे थे, हमने तो लिखा ही नहीं है। इस पे काम करना, बेशक आप कहीं से भी पढ़े। ये मेरी आपको ऑनेस्ट एडवाइस है कि राइटिंग्स के बिना कोई भी सीएसएस पीएमएस डिस्क्रिप्टिव पेपर, वन पेपर, ये कोई भी नहीं है। और सीएसएस पीएमएस कोई मुश्किल नहीं है, कसम से मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ डायरेक्शन, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज में आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई मसला नहीं है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स एमफिल के होंगे, बैचलर्स की हुई है। आई होप आप यू आर मेच्योर इनफ। ओके। चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान, या ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, पाकिस्तान फाइट फॉर इट्स फ्यूचर माइंड। अब ये टॉपिक आपका इस साल सीएसएस 2026 में आया है। जिसका भी पीएमएस है या कोई भी एमओडी के लिए जा रहा है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान से काफी सारे पढ़े लिखे लोग चले जा रहे हैं। ठीक, क्यों जा रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक सीएसएस में भी आया था, आप देखें पीएस पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का पेपर देखें। ये टॉपिक पीएमएस में भी आ सकता है, चाहे वो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में हो या एसए में हो, एसए हो, और एएमओडी में भी आएगा। ओके, इसके नोट्स में दे दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताएं, आप में से कितने लोग फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं? ऑनेस्टली बताएं, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन स्टेट में जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी? ऑनेस्टली बताएं, ऑनेस्टली ऑल ऑफ यू, सच सच बताएं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप में या अमेरिका में कहीं पे भी पीएचडी के लिए या जॉब करने के लिए, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान में मजा नहीं आता? हाँ जी, ठीक है। ब्रांड ड्रेन मीन्स जब एजुकेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स अपनी स्टेट लीव करके किसी फॉरेन स्टेट में सर्व करें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मीन्स जब एजुकेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ये टर्म या ये वर्ड कीवर्ड है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। स्किल्ड प्रोफेशनल्स अपनी स्टेट लीव करके किसी फॉरेन स्टेट में सर्व करें, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। डेवलपिंग स्टेट्स में ये एक प्रीवेलेंट या परसिस्टेंट इशू है।
जिससे डेवलपिंग स्टेट्स की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सीवियरली इफेक्ट हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी या डेवलपिंग स्टेट्स की इकोनॉमी जो है वो मिडिल क्लास रन करता है। एलीट जो है वो सिर्फ खाते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास ही जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। एलीट खाते हैं सिर्फ, वो आप लोगों के लिए, स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। अब मीनिंग, जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईटी एक्सपर्ट ही चले जाएं तो स्टेट की इकोनॉमी कौन रन करेगा? तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईटी एक्सपर्ट्स ही चले जाएं तो स्टेट की इकोनॉमी कौन रन करेगा, रेवेन्यू कौन जनरेट करेगा? पाकिस्तान भी डेवलपिंग स्टेट्स की तरह ब्रेन ड्रेन फेस कर रहा है। अब देखें, मैंने पहले जनरल बात बताई, हमेशा इंट्रोडक्शन में पहले जनरल बात बताई जाती है। जनरल बात कहां से स्टार्ट किया मैंने? पहले ब्रेन ड्रेन क्या है वहां से स्टार्ट किया। फिर क्या कहा मैंने कि डेवलपिंग स्टेट्स ये इशू फेस कर रही हैं। अब आ गया, फिर उसको लिंक किया पाकिस्तान से। इस तरह से कोहेरेंस बनी ना? कोहेरेंस बनी ना? बताएं मुझे। एक कोहेरेंस बनी ना? आप जब आप इसको लिखोगे तो वो कोहेरेंट पैराग्राफ होगा ना? कि आपने पहले बताया कि ब्रेन ड्रेन है क्या, फिर आपने बताया कि डेवलपिंग स्टेट्स ब्रेन ड्रेन फेस कर रही हैं, फिर उसको लिंक किया पाकिस्तान से कि प्यारा पाकिस्तान भी ये मसला फेस कर रहा है। ओके, तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग स्टेट्स की तरह ब्रेन ड्रेन फेस कर रहा है, क्योंकि हर साल वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल, अब मैं क्यों कह रहा हूं वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है ये वैल्यूएबल है, पढ़े लिखे अवामी वैल्यूएबल है ना। अब जाहिल इंसान किस काम का? पढ़ी लिखी अवामी काम की होती है ना। अब वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान से भाग रहा है, और मेन पावर, स्किल्ड लेबर, ये किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल होते हैं। Therefore, brain drain can be described as a process in which a country loses its most educated या talented workers to other countries through migration. Therefore, brain drain can be described as a process in which a country loses its most educated and talented workers to other countries through migration. और एजुकेटेड यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स क्यों पाकिस्तान लीव करके जा रहे हैं? क्यों? वाई? सिंपली बिकॉज ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, सिंपली बिकॉज ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस। एंड जिस भी स्टेट से ये प्रोफेशंस जाते हैं, जिस भी स्टेट से, उस स्टेट के कोई भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होते। जब सारी सारी पढ़ी लिखी आवाम चली जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? उस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा? जब सारी पढ़ी लिखी आवाम चली जाए पीछे क्या रह जाएगा? ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान अपना घर या मुल्क खुशी से नहीं छोड़ के जाता। कोई भी इंसान, क्योंकि घर वाले भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, घर वाले भी हैं। बट देयर आर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स that push them to look better opportunities outside of Pakistan. कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो मजबूर करते हैं किसी भी इंसान को कि वो पाकिस्तान से बाहर ही चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट है। जिसकी एम्प्लॉयमेंट है उसकी सैलरीज कम है। आप मुझे बताएं, किसी की 2 लाख सैलरी है तो आज की इन्फ्लेशन देखें, क्या 2 लाख में वो सरवाइव कर सकेगा? आज के टाइम में किसी की 2 लाख सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताएं, घर के एक्सपेंसेस वो मीट कर पाएगा इस 2 लाख सैलरी से? अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर मैरिड है, बीवी बच्चे हैं, मुझे आप बताएं, क्या ये इनफ सैलरी है 2 लाख?
ऑनेस्टली बताएं। तो आपके सैलरी एंड एक्सपेंसेस आपस में मीट ही नहीं होते, और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। फिर है सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर है सोशो कल्चरल इफेक्ट, सोशो कल्चरल काजेस, सोशो कल्चरल फैक्टर्स। जो पाकिस्तान से बाहर जॉब करता है तो सोसाइटी में उसको सक्सेसफुल समझा जाता है। ठीक है, ऐसा ही है ना, जो पाकिस्तान बाहर कोई जॉब करता है तो उसे सक्सेसफुल समझा जाता है। आजकल तो मैरिज रिक्वायरमेंट में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि लड़का बाहर जॉब करता है। हाँ जी, लड़का बाहर कमाता है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है। बड़ा मैरिज प्रपोजल में ये आजकल इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है ना। ऑनेस्टली बताएं, ये सोसाइटी, तुम ये मार्स की बात नहीं कर रहा, इधर अर्थ की बात कर रहा हूँ, अपने प्यारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी है। इंडिया में भी यही फैक्टर है कि जो बाहर जॉब करता है उससे सोसाइटी में बड़ा सक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है। मैरिज प्रपोजल भी लड़कियों के लिए आते हैं कि देखें, लड़का, घर वाले कहते हैं कि देखें बाहर जॉब कर रहा है वो, खुश रहेंगी, पाकिस्तान से जान छूटेगी। ठीक है। जब बेस्ट एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान लीव करते तो उसके एडवर्स इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर पे, और नेशनल कैरेक्टर पे। अब देखो, इकोनॉमी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, और नेशनल कैरेक्टर पे। हाउ? इकोनॉमी पे, जब स्किल्ड प्रोफेशनल्स चले जाएंगे तो आपकी आईटी कौन देखेगा? आपकी आईटी कौन देखेगा? रदाब, मैं वही बता रहा हूं मैं। जब स्किल्ड प्रोफेशनल्स चले जाएं तो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, सोशल इम्प्लीकेशंस, एंड उसके इम्प्लीकेशंस ऑन नेशनल कैरेक्टर। इकोनॉमी कौन रन इकोनॉमी कौन रन करेगा या रेवेन्यू कौन जनरेट करेगा? एलीट पॉलिटिशियंस? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। सोशल स्ट्रक्चर पे जब पढ़े लिखे लोग ही चले जाएं, आप फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में पहले रहते थे पढ़े लिखे, ठीक है, अब वो माइग्रेट करके चले गए फॉरेन, वहां पे कोई आ जाते हैं जाहिल इंसान, कोई कचरा रोड पे फेंक देते हैं। आप बताएं मुझे, मजा आएगा आपको? कहेंगे ना आप कौन से पड़ोसी आ गए हैं। नेशनल कैरेक्टर पे, आप ओवरऑल नेशनल नेशन का कैरेक्टर, उस पे इम्पेक्ट आता है। ये आपका था इंट्रोडक्शन। समझ आया आपको ओवरव्यू टॉपिक का? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बड़ा आसान करके मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं लोकल एग्जाम्पल से रिलेट करके, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लें आप। स्लाइड्स नहीं देता मैं, नोट्स प्रॉपरली देता हूँ। जो लिखा हुआ है ना, ये सब नोट्स से ही है, ये सारा नोट्स से ही है। ओके, नोट्स की आप टेंशन ना लेना, तो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। अब आते हैं यहाँ पे ना, एक मिस्टेक होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपने ब्रेन ड्रेन का ओवरव्यू दे दिया, फिर आ जाते हैं काजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन। भाई पहले एक्सटेंट ऑफ द इशू तो बताओ, एक्सटेंट ऑफ इशू ये तो बताओ ना आप, कि उस इशू का की एक्सटेंट कितनी है। बिफोर डिस्कसिंग काजेस एंड इम्प्लीकेशंस एंड रेमेडीज, आप पहले एक्सटेंट तो बताओ कि सीवियरिटी क्या है उस प्रॉब्लम की। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, और ये पेपर में भी करके आते हैं। आप भी यही करते ना, काजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन डिस्कस करने बैठ जाते ना? ऑनेस्टली बताएं, आप भी यही करते ना? इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर काजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन लिखने बैठ जाते। यही यही आपके माइंड में आया ना? तो एक्सटेंड ऑफ द इश्यू पहले डिस्कस किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई टॉपिक कवर करते हैं, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो वहां पे भी यही हम एक्सटेंड ऑफ द इश्यू डिस्कस करते हैं पहले, कि
अभी गवर्नेंस क्राइसिस की एक्सटेंड क्या है? बिफोर डिस्कसिंग द काजेस एंड इम्प्लीकेशंस एंड रेमेडीज, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंड ऑफ इशू क्या है। करंट वेव ऑफ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान। ब्रेन ड्रेन एक मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम हो गया है फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हाई स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स पाकिस्तान छोड़ के किसी और स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो स्किल लेबर चली जाती है, चाहे वो सऊदीया जाए या बहरीन जाए, कतर जाए या वेस्ट में जाए या यूरोप में जाए, अब वहां पे वो वेले तो नहीं बैठे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे काम करेंगे ना। अब वो काम करेंगे तो किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो जहां पे वो माइग्रेट कर गए, मीनिंग अपनी एक्सपर्टीज किसी और स्टेट की डेवलपमेंट में प्रोवाइड करना। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट आती है, अभी रिपोर्ट आई थी 2025 में। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, हमेशा जब भी आप फिगर लिखे ना, कुछ फिगर्स या एस्थेटिक्स, वो हमेशा रेफरेंस से दी जाती है, रेफरेंस से। अब ये राइटिंग टेक्निक्स बता रहा हूं मैं आपको कि लिखते कैसे हैं, वो हमेशा रेफरेंस से दी जाती है। अदरवाइज एग्जाम्पल आप समझेगा कि ये इसने अपने पॉकेट से निकाल के लिखा है कि इतना, ये इतनी स्टेटिक्स फिगर है। हमेशा किसी रेफरेंस से दी जाती है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे पोल साइंस हो, चाहे आईआर हो, चाहे गवर्नेंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी आपके कंपल्सरी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, रेफरेंस दी जाती है। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ जी जी लाइबा, बिल्कुल, ब्यूरो ऑफ स्किल्ड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। लाइबा स्किल्ड लेबर की बात हो रही है, स्किल्ड लेबर की, ठीक है, स्किल्ड लेबर। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल डेटा कहती है कि 2022 से लेके 2025 तक 3 मिलियन पाकिस्तानी, स्किल्ड पाकिस्तानी have left the country. 3 million skilled Pakistanis have left the country. This surge of out immigration reveals the growing divisions within Pakistan's economic, political, and social structures. This surge of out migration reveals the growing division within Pakistan's economic, political, and social structure. Around 3 million skilled labor have left the country. ये आपके सीवियरिटी सामने आ गई। अब आते हैं काजेस पे, काजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान। अब बताएं कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान क्वेश्चन था ये। अभी सी करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आया है, अभी सीएसएस 2026 पे। कितना आसान क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक। ब्रेन ड्रेन का प्राइमरी कैटलिस्ट जो है वो इकोनॉमिक कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न। हर साल देखिए यहाँ पे 4,45,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से हर साल। डेटा कहती है कि हर साल 4,45,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं वेरियस फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी या सोशल डिसिप्लिन हो। लेकिन पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है, जॉब्स ही नहीं है इतनी। आल्सो देयर इज इनकम गैप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। इनकम गैप है ना, पाकिस्तान में जितनी सैलरी मिलती है, आल्सो आप कंपेयर करें दूसरी स्टेट से, इनकम गैप है, इनकम गैप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। यहाँ पे एक और भी फैक्टर आ जाता है, इनकम पे इन्फ्लेशन, महंगाई। दूसरे स्टेट्स में इतनी महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में रोज होती है। तो आप लोगों की जो सैलरी और एक्सपेंसेस हैं वो आपस में मीट ही नहीं करते। हर इंसान कोशिश करता है, जॉब तो करता है, साइड से एक और बिजनेस भी करता है, मतलब जॉब सेटिस्फिकेशन नहीं है, जॉब सेटिस्फिकेशन नहीं है ना। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सीएसएस की बात की जाए, आप लोग पास कर लेते हैं, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ना हो ना, आप कभी ज्वाइन ही ना करो, ओके,
सैलरी इतनी नहीं होती, ठीक है, सैलरी इतनी नहीं होती गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। प्रिविलेजेस एंड पर्क्स को हटा देना, कोई सीएससी भी ना करे, इतनी सैलरी नहीं है। ओके, देयरफॉर पीपल परस्यू मोर फेवरेबल पॉसिबिलिटीज आउटसाइड। वो बाहर फिर देखते हैं कि कहीं बाहर जाके पॉसिबिलिटीज देखें जहां पे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो अच्छे हो। पाकिस्तानी रुपी जो है महंग, देखो इन्फ्लेशन का प्राइमरी काज क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई का प्राइमरी काज क्या है बता रहे, किसी को पता है? बताएं मुझे, महंगाई क्यों होती है बताओ, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई? बताएं मुझे सारे, महंगाई क्यों होती है, प्राइमरी काज क्या है? करेंसी डिवेल्युएशन, वेरी गुड, करेंसी डिवेल्युएशन, करेंसी डिवेल्युएशन। बेशक किसी की भी 2-3 लाख सैलरी हो, बट उसके एक्सपेंसेस 2 लाख 3 लाख से ज्यादा हैं। तो लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, ऊपर से अवाम पे टैक्सेस लगाना आईएमएफ के कहने पे। सो आप लोग खुद सोचें, कोई भी इंसान क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन करे? दैट इज व्हाई skilled and educated individuals believe they may attain a superior quality of life and financial security by working in foreign nations. Again, repeating, that is why skilled and educated individuals believe that they may attain a superior quality of life and financial security by working in foreign nations. Second factor, हाँ जी, आईएमएफ कंडीशन आ गया बिल्कुल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। ये टॉपिक हम कवर करेंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन टॉपिक हम कवर करेंगे, इस पे इससे ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। अब जिसका पीएमएस है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज हायर फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये टॉपिक हम कवर करेंगे अपने सेशन में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चलें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात करते हैं पहले। सेकेंड काज ऑफ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिंस द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली आ रही है विद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट। आप देखिए, कभी मिलिट्री ने रूल किया, मिलिट्री के बाद सिविलियन, सिविलियन के बाद अगेन मिलिट्री, फिर अगेन सिविलियन, फिर अगेन मिलिट्री। हम इस तरह से मतलब वो जो स्कूल में नहीं खेलते हम, चेयर के अराउंड जो हम भागते हैं, म्यूजिक स्टॉप होती है तो जो बच्चा बैठ गया तो बैठ गया। इस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है थ्रू आउट द ईयर सिंस द इंडिपेंडेंस। आप देखिए, कभी मिलिट्री ने रूल किया है, कभी सिविलियन ने। पॉलिटिकल पार्टीज पावर पॉलिटिक्स के लिए लड़ती आई है, ये मुझे बताएं आप कि ये पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे मौलवी हजरात हो, आपस में क्यों लड़ते हैं? कोई पर्सनल ग्रज है? नहीं ना, पावर के लिए लड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से होगी पाकिस्तान की? इन्वेस्टर कहां से आएंगे? जब इन्वेस्टर्स ही नहीं आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो जॉब क्रिएशन कहां से होगी? जॉब क्रिएशन भी नहीं होगी, है ना? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर्स कहां से आएंगे? नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो छोड़े, लोकल इन्वेस्ट भी नहीं, लोकल आदमी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप किसी, फॉर एग्जाम्पल आपको आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास पैसे हैं, आप बताएं किसी ऐसी एरिया में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे क्यास हो, जहां पे लड़ाई हो? आप इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेंगे। जहां पे स्टेबिलिटी होगी वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। इस वजह से फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड हमारे प्रोफेसर जो हैं एक स्टेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं।
हर इंसान चाहता है, सिर्फ यही नहीं, हर इंसान चाहते हैं। फिर वो बाहर जाने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं कि एक अच्छी लाइफ हम स्पेंड करें। जहां तक समझ आया आप लोगों को? यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ, ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ। ओके। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसर्टेनिटी इन जॉब। ठीक है, देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसर्टेनिटी इन जॉब। पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स एंड हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स की करियर ग्रोथ कोई भी नहीं है, कम चांसेस हैं। दैट इज वाई आप लोग भी सीएसएस कर रहे हो ना, ताकि आपकी ग्रोथ हो, जॉब सिक्योरिटी हो, आप लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी हो। बेसिकली आप जो सीएसएस पीएमएस करते हैं वो जॉब सिक्योरिटी के लिए करते हैं, कि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो आपके पास। यही रीजन है ना। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात देखो उसको, तो ग्रोथ का कम चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, चाहे वो प्रेजेंट हो या सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हो, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D जिसे कहते हो आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती हमारी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक crisis in the country, skilled individuals seek immigrational options to a more economically stable country, जहां उनके कैरियर ग्रोथ हो, उसके प्रॉस्पेक्ट ज्यादा हो, अच्छी अर्निंग हो। फिर है आपका सोशो कल्चरल फैक्टर्स। सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल issues also play a significant role in causing the brain drain from Pakistan. जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, घर वाले कहते हैं कि बेटा या बेटी अब जॉब करो। 16 ईयर्स 18 ईयर्स हमने आपको पढ़ाया है, कुछ तो आप खुद के लिए कमा लो। लेकिन पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी अवेलेबल है ही नहीं, सो ग्रेजुएट्स बाहर चले जाते हैं। आल्सो फैमिली भी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हमारा बेटा या बेटी सक्सेसफुल हो, हमें सपोर्ट करे, है ना। आप बताएं, ये क्या सच नहीं है क्या? यूनिवर्सिटी से आप जब ग्रेजुएट होते हो, चाहे वो एमफिल की हो, चाहे मास्टर्स की हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, घर वाले नहीं कहते कि बेटा अब कमा लो, अब कमा लो, कब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, बूढ़े हो गए हम भी, हमारा सहारा बनो, है ना। So migrating to Western nations or Arab state is commonly seen as a way to meet these aspirations. फिर आप लोगों के लिए के पास कौन सा ऑप्शन बचता है? यही कि हम बाहर चले जाएं, चाहे अरब स्टेट्स हो, वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है, या वेस्टर्न स्टेट्स हो। अगर कोई वेस्टर्न स्टेट में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, इफ ही और शी इज डूइंग जॉब देयर, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में उसे सक्सेसफुल भी समझा जाता है। ओके। अब इस ब्रेन ड्रेन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं? कंसिक्वेंसेस क्या है उस पर बात करते हैं। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे आईटी एक्सपर्ट हो, या पीएचडी स्कॉलर्स हो, ये जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं, इसके पाकिस्तान की प्रोग्रेस प्रोग्रेस इकोनॉमी और सोसाइटी, इस पे ग्रीवियस इंप्लीकेशंस हैं। द फर्स्ट consequence is shortage of human resources, प्रिसाइजली स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स की कमी। आप बताएं मुझे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आईटी एक्सपर्ट्स चले जाते हैं, क्योंकि आईटी की डिमांड है बाहर, आईटी एक्सपर्ट्स ही जाते हैं सबसे ज्यादा, वही चले जाते हैं मिडिल ईस्ट या यूरोप। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? उसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर वो ग्रो ही नहीं कर रहा। आईटी एक्सपर्ट चला जाते हैं।
जो डिमांड है उसकी। डॉक्टर्स इंडिया से ज्यादा जाते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स। तो पाकिस्तान का आईटी जो सेक्टर है वो ग्रो ही नहीं कर रहा। आप इंडिया का आईटी सेक्टर देखिए, कोई अराउंड 90 to 100 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूशन है उनकी जीडीपी में एनुअली। हमारा $4 बिलियन भी नहीं है। ठीक है प्यारे पाकिस्तान, $4 बिलियन भी नहीं है। जबकि आप देखें टाइम एआई का टाइम है, साइबर का टाइम है। ओके, जब आईटी एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स ही चले जाएंगे तो आईटी सेक्टर कौन रन करेगा? आईटी के अलावा जो दूसरा सेकंड पब्लिक सेक्टर है जिस पर एडवर्स रिpercussions हैं, वो है आपका हेल्थ, डॉक्टर्स। अब सारे डॉक्टर्स चले जाएं तो पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर कौन देखेगा? इंजीनियर्स चले जाएं तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज कौन देखेगा? दैट इज वाई पाकिस्तान में देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं हो रही। आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में? जस्ट 19% कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान की जीडीपी में। 19%। 24% एग्रीकल्चर की है, बाकी रेस्ट सर्विस सेक्टर है। ये हमारे जीडीपी का आउटलुक है। 19% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज की है बस, जो कि 50 मोर देन 50% होनी चाहिए थी। 24% एग्रीकल्चर है, बाकी सर्विस सेक्टर है। डू यू नो अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट? किसी को पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? R&D। डज एनीवन नो अबाउट दी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? इसकी इंपॉर्टेंस पता है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी स्टेट की जो नेशनल डेवलपमेंट होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल रोल होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। बिकॉज इट लीड्स टू दी न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली लाइबा, वेरी गुड। न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, एनहेंसिंग कॉम्पिटेटिवनेस, कॉम्पिटेटिवनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप साउथ कोरिया या सिंगापुर को देखें, साउथ कोरिया या सिंगापुर को देखें आप, दे इन्वेस्ट इन एरियाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चर। पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं करता, और ना ही हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इसलिए रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स माइग्रेट करते हैं, पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसके ओवरऑल इंपैक्ट्स पाकिस्तान की साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटेटिवनेस पर आते हैं। इसके ओवरऑल इंपैक्ट्स पाकिस्तान की साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटेटिवनेस पर आते हैं। सोशल रिpercussions की बात की जाए तो लोगों में नाउम्मीदी पैदा होती है। अब जिसका मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्लास में कौन है? फॉर एग्जाम्पल अहमद। अहमद आपका कोई दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल, उसको जॉब मिल जाती है वेस्ट में, यूएसए में, यूके में या सऊदी में। आपको वहां आप देखते हैं वो अच्छा अर्न कर रहा है, बड़ी मजे की लाइफ स्पेंड कर रहा है, वहां पे घर भी पैसे भेज रहा है। आप यहाँ पे कोई 40-50 थाउजेंड में जॉब कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, आप कोसेंगे नहीं खुद को, या अपने ही स्टेट को कोसेंगे नहीं? घर वाले भी कहेंगे देखिए आपका दोस्त बाहर जॉब कर रहा है, इतनी सैलरी है उसकी, घर में सपोर्ट कर रहा है। बताएं मुझे, नाउमीदी नहीं होगी? फियर, इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या नाउमीदी नहीं होगी? बताएं मुझे सारे। आपका कोई दोस्त है कोई बार जॉब कर रहा है,
आप देखते हैं घर वो पैसे भेजता है या भेजती है, तो आप में नाउम्मीदी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से लोग अपने ही स्टेट के अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने स्टेट के। ये आपके आते हैं सोशल रिपरकशन। यहां तक सबको क्लियर है? सारे बताएं। आपको काजेस एंड रिपरकशन समझ आए? ऑल ऑफ यू, जितने भी क्लास में हैं, सारे बताओ, जितने भी क्लास में हैं। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन पर। करना क्या है? नंबर वन, करना क्या है? पाकिस्तान allocates less than 1% of its GDP to education। टू एजुकेशन 1% में हम लोकेट नहीं करते हैं। आप दूसरी स्टेट्स को देखें, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, जापान हो, अराउंड 9 या 8% ऑफ देयर जीडीपी टू एजुकेशन। वो 8-9% अपनी जीडीपी की एजुकेशन को लोकेट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपनी एजुकेशन पर स्पेंड करना होगा, चाहे वो बेसिक स्कूल से लेके या हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन तक। सेकंड, सेकंड फैक्टर, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, उसकी नीड है, ताकि प्रोफेशनल्स पाकिस्तान से माइग्रेट ना करें और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे, तो साइंटिस्ट एंड पीएचडी स्कॉलर्स क्यों जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के? किसी को शौक नहीं होता पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के चले जाएं, नहीं जाएंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी। सी किसी भी इंसान को पसंद नहीं है कि वो अपनी फैमिली एंड कंट्री को छोड़ के बाहर चला जाए। जो स्किल्ड पाकिस्तानी प्रोफेशनल फॉरेन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, हम उनको वापस बुला सकते हैं जो चले गए हैं, थ्रू प्रॉमिसिंग पॉलिसीज, थ्रू प्रॉमिसिंग पॉलिसीज। और वो कौन सी हैं? आप सैलरी पैकेज दो उनको, टैक्स अजम्पशन दो, एंड रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करो आप। इन पॉलिसीज से ये होगा, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में हैं, वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, वो माइग्रेट नहीं करेंगे। उनको मिल रहे हैं ना अपॉर्चुनिटीज, कैरियर ग्रोथ देख रहे हैं ना वो। और वो जो ऑलरेडी बाहर चले गए, यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ होती है। जब यहाँ पे वो देखेंगे कैरियर ग्रोथ हो रही है, वापस आ जाएंगे। कौन से सैलरी पैकेजेस हैं? आप सैलरी पैकेजेस दो, टैक्स एग्जम्पशंस दो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में, वो नहीं जाएंगे बाहर। जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए, वो भी वापस आ जाएंगे। समझ आया आपको टॉपिक? अब बताओ, आसान नहीं था। ये क्वेश्चन आया हुआ था करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पे। ऑल ऑफ यू बताएं, समझ आया सबको? यह आपका टॉपिक था, इसके नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आप ग्रुप में। ऑल ऑफ यू। तो जहरा, रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस को देखो। थ्रू रिकमेंडेशंस वी कैन गेन ब्रेन, मतलब आप अपने जो स्किल लेबर है उनको वापस बुला सकते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे जो है ना
डेमो नोट्स तुम? अच्छा, चले दिखा देता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नोट्स की डिमांड हुई है, तब तक आप मुझे ना फीडबैक दे दो। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा हूँ सिप्टेन, ऐसे की नहीं। जब तक आप मुझे फीडबैक दे दें, ठीक है, मैं तब तक आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से नोट्स होते हैं मेरे। तब तक आप मुझे फीडबैक फीडबैक दें, आपको आज की क्लास किस तरह से लगी, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहें वो मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लिख आपको चैट में आप लिखता हूँ। ठीक है, आप तब तक मुझे फीडबैक दे दें, मैं आपको नोट तो कर देता हूँ। हाँ जी, रेगुलर क्लास नहीं होगी अपनी का, रेगुलर क्लास नहीं होगी। मैं आपको नोट, लेट मी शो यू द नोट, किस तरह से नोट होते हैं मेरे। Yes. All of you give me the feedback. जी, नोट्स इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये टॉपिक है पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन, करंट करंट डायनामिक्स। ठीक है, करंट डायनामिक्स, ये इस तरह से नोट्स होते हैं। ये हिस्टोरिकल करंट, ठीक है, सब हेडर मेन हेडर, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव कवर्ड है। ठीक है, इस तरह से नोट्स होते हैं, कोई स्लाइड्स नहीं होती ना, कोई पॉइंट्स फॉर्म में होते हैं। आप मुझे बताएं, कम्प्रिहेंसिव नहीं है? अब बताएं, कम्प्रिहेंसिव नहीं है? पूरा टॉपिक है, हम ये कवर भी करेंगे। और ये जो आज हमने ब्रांड ब्रांड कवर किया, ये भी इसी तरह से होंगे, कोई पॉइंट्स में नहीं, कोई स्लाइड्स नहीं। ओके, कोई पॉइंट्स पे नहीं, कोई स्लाइड्स नहीं। जी जी, मैप भी वगैरह सब चीजें, सब चीजें।